हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया था एंड हमारा लास्ट रिलेशन जो हमने किया था दैट वाज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज विल बी स्टार्टिंग विद ओम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगर मैं बात करती हूँ ना ओम्स लॉ की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अ मेटालिक कंडक्टर, फॉर अ कंडक्टर जिसकी फ़िज़िकल कंडीशंस जो हैं वो कांस्टेंट रहें, जैसे कि उसका टेम्परेचर हो गया, उसका मैकेनिकल स्ट्रेन हो गया। ये सारी चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो देखा ये जाता है कि उसके अक्रॉस हम लोग जितना भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है उससे फ़्लो होने वाली करंट। तो जो भी करंट फ़्लो करेगी थ्रू द कंडक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन कि हम उसको कितना पोटेंशियल दे रहे हैं। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वी गेट कांस्टेंट लाइक दिस, और ये कुछ हमारे पास सिचुएशन आ जाती है। और अगर मैं इसको लिखूं थोड़ा सही से तो दिस इज़ सिंपली नथिंग बट वॉट वी अपॉन आई। और जो वी अपॉन आई होता है ना, दैट इज़ इक्वल टू आर, एंड आर इज़ नथिंग बट अ कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो दिस इज़ नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ की करंट जो है आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, प्रोवाइडेड कि जो भी कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, स्ट्रेन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करती हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है और इसमें ये जो हमें आर दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसके बारे में बात करती हूँ ना, तो आर इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट इज़ कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, इसको मोर अप्रोप्रिएटली हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बुला सकते हैं और सिंपली हम लोग इसको रेजिस्टेंस बुला सकते हैं। ओके, तो बेसिकली होता क्या है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस, इफ़ यू सी हियर, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई देगा इसमें रेजिस्टेंस में, विच इज़ रेजिस्ट। एंड रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट का मतलब होता है टू अपोज समथिंग। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है, इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ कंडक्टर, जैसे मान लीजिए कि हमने ये कंडक्टर जो है वो कंसिडर किया, एंड वी नो कि जब हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई करेंगे लाइक दिस, कि इधर पॉजिटिव कर दिया इधर नेगेटिव कर दिया, तो अंदर रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव। बट अगर आप देखो तो कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं हैं, वो बचे हुए पॉजिटिव आयन्स भी होते हैं जिनको छोड़कर इलेक्ट्रॉन विद इन द सरफेस घूमता रहता है। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव आयन्स भी देखने को मिलेंगे जो कंपैरेटिवली हैवी और इमोबाइल होते हैं। तो बेसिकली जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर, तो इट कम अक्रॉस दीज पॉजिटिव आयन्स। वो पॉजिटिव आयन्स जो है सामने उन्हें मिलेंगे और वहाँ पे वो उन्हें कॉलिजन देंगे या बेसिकली ऑपोजिशन देंगे टू द फ्लो। तो जो भी ऑपोजिशन आता है ना टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो दैट प्रॉपर्टी इज़ नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? रेजिस्टेंस बुलाते हैं, राइट। तो बेसिकली इट इज सिंपली द ऑपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और अगर मैं इसको लिखूं तो दिस इज सिंपली नथिंग बट व्हाट, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, जैसा हमने देखा। और अगर हम इसके एस आई यूनिट की बात करें तो इसका जो एस आई यूनिट होगा दैट इज सिंपली नथिंग बट व्हाट, ओम। या फिर मैं कहूँ ओम का मैं सिंबल भी कुछ इस तरह से बना सकती हूँ। ऑल्सो अगर मैं 1 ओम को डिफाइन करना चाहूँ तो 1 ओम विल बी हाउ मच। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट, देन द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट मस्ट बी 1 ओम। तो इस तरह से हम 1 ओम को भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑल्सो इसी के साथ लगी हुई है एक अनदर क्वांटिटी विच इज़ related to resistance only, and that is nothing but what, electrical conductance. Now what is electrical conductance? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि electrical conductance को हम represent करते हैं G से, और electrical conductance is simply nothing but the reciprocal of electrical resistance only. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये इंडिकेट करता है, इट इज़ द मेजर ऑफ ईज़ विद विच, कितनी आसानी से चार्जेस फ्लो करते हैं ना थ्रू अ कंडक्टर, तो उसका मेजरमेंट करना इज सिंपली नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इट इज़ ईज़ विद विच
charges flow through the conductor. Ease with which charges flow through the conductor. Ease with which charges flow through the conductor, and that is simply nothing but what electrical conductance G, और इसको हम लोग मैथमेटिकली देखें तो इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. तो मैं फिर इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि अगर R को मैं V अपॉन आई लिख सकती हूँ तो G विल बी सिंपली नथिंग बट I बाई V. और इसके SI यूनिट की अगर मैं बात करती हूँ तो दैट विल बी ऑब्वियसली ओम इनवर्स, या फिर हम इसको नाम देते हैं ओम इनवर्स को, विच इज़ साइमंस. ठीक है, तो कुछ ये जो यूनिट है हमारी वो हो जाएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की. देन वी हैव अनदर क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. सो व्हाट इज़ बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ किसी भी कंडक्टर की जिसका अपना एक लेंथ है, जिसका अपना एक एरिया है, तो ये देखा ये जाता है एक्सपेरिमेंटली कि जो रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर. एंड दिस इज़ वेरी ऑब्वियस बिकॉज अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड जाएगा तो उसको ऑपोजिशन भी तो ज़्यादा मिलेगा ना. वहाँ पे जो भी पॉजिटिव आयन्स होंगे उसको उतना ही ऑब्स्ट्रक्शन देंगे, तो इसीलिए लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है. लेकिन अगर कंपैरेटिवली हम एरिया को इंक्रीज कर दें तो द इलेक्ट्रॉन विल हैव मोर एरिया टू पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन, तो इसीलिए एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है ना. अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं ना, देन यू गेट अ कांस्टेंट अगेन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो वी गेट रो L बाय A. तो यहाँ पे ये जो रो है ना, दिस इज़ नथिंग बट वॉट दिस इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इसको हम बुलाते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको बुलाते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी बोले, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले, बात तो देखो एक ही है. और अगर हम यहाँ पे रो का फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो दैट इज़ सिंपली नथिंग बट वॉट R इंटू A बाई L. तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है ना, R इंटू A बाई L, ऑल्दो इस फॉर्मूले में ये दिख रहा है कि एरिया आप चेंज करें, लेंथ चेंज करें तो रो के वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है. इफ़ यू चेंज द लेंथ तो उसी तरह से इक्वल प्रोपोर्शन में एरिया भी चेंज होगा ही होगा. तो रो का जो वैल्यू है ना वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है. इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर. तो जो भी हमारा मटीरियल होगा कंडक्टर का, जो भी हमारा रो का वैल्यू है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर. नहीं फ़र्क पड़ता आप 1 सेंटीमीटर का कॉपर वायर लें या फिर आप 1 मीटर का कॉपर वायर लें, बोथ विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द कंडक्टर. और हाँ, ये एक और चीज़ पर डिपेंड करता है विच इज़ नथिंग बट वॉट, टेम्परेचर. तो इन दो के अलावा वो और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा. इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. एंड अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, कैसे कि अगर मैंने कोई एक कंडक्टर लिया है जिसका लेंथ इज़ 1 मीटर, जिसका एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर, तो मेरा रो जो है दैट विल बी इक्वल टू R. तो हम ये कहेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर. तो कोई भी हम अगर वायर लेते हैं, अगर उसका लेंथ 1 मीटर, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वही होगा उसका क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो न्यूमेरिकली हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस के टर्म्स में कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स यूनिट, तो इसका जो SI यूनिट है दैट इज सिंपली नथिंग बट वॉट, ओम मीटर. तो ओम मीटर जो है वो इसका SI यूनिट हो जाएगा. नाउ चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो इसी के साथ लगी हुई है अनदर क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या सिंपली कंडक्टिविटी हम इसको बुला सकते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल सिग्मा.
तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाय द वे? देखो, अगर मैं न्यूमेरिकली बात करती हूँ तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज सिंपली नथिंग बट व्हाट 1/ρ, या फिर मैं कहूँ रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम लोग बुलाते हैं कंडक्टिविटी. इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू रेजिस्टिविटी ऑफ कोर्स. और किसी का भी अगर रेजिस्टिविटी अच्छा है, दैट मीन्स वहाँ पे ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस ज़्यादा होने वाला है. ठीक है. ऑल्सो अगर किसी का कंडक्टिविटी अच्छा है, दैट मीन्स वहाँ पे चार्जेस का फ्लो बहुत आसानी से होने वाला है, राइट. और अगर मैं इसके यूनिट की बात करती हूँ तो यूनिट इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर मैं कहूँ साइमन्स मीटर इनवर्स. किसका यूनिट हो जाएगा ये? कंडक्टिविटी का. ठीक है. तो आई डोंट नीड टू डिफाइन इट इन वर्ड्स, मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज़ सिंपली इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दैट इज़ enough. Now, moving forward to another quantity which is nothing but what? Current density. Now, if I talk about current density, तो how do you define it? तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर मेरे पास कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है, लेट्स से ये कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, और इसके थ्रू ना करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. करंट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस. तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि करंट का जो फ्लो है ना थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से है कि करंट का डायरेक्शन इज़ नॉर्मल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर. एंड अगर यही एरिया, अगर करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया, और अगर यही एरिया को मैं यूनिट एरिया कर दूं तो हमारे पास बन जाएगी क्या? करंट डेंसिटी. तो इट इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट? इट इज़ सिंपली करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ठीक है. एक ऐसा एरिया जो करंट के डायरेक्शन के एकदम नॉर्मल रखा हुआ है, और अगर उसके थ्रू करंट फ्लो करता है पर यूनिट एरिया तो बनती है एक क्वांटिटी जिसे हम बुलाते हैं करंट डेंसिटी एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय जे. तो अगर हम बात करें इस क्वांटिटी की तो दिस क्वांटिटी इज़ नथिंग बट व्हाट? अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये जो क्वांटिटी है दिस इज सिंपली नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी. दैट मीन्स इट विल हैव सम डायरेक्शन. तो इसका जो डायरेक्शन होगा इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली, या मैं कहूँ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो जिस डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन मेरी करंट डेंसिटी की होगी, और करंट डेंसिटी इज़ नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी. ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे करंट का वैल्यू लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट लाइक दिस: आई इज इक्वल टू जे इंटू ए, या फिर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. तो दैट इज ऑल्सो यू कैन एक्सप्रेस करंट लाइक दिस. ठीक है. ऑल्सो अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो लास्ट क्लास में वी डिड अ रिलेशन विच वॉज सिंस आई इज इक्वल टू NAVDE. दैट वॉज द रिलेशन, राइट. अगर मैं यहाँ पे एरिया को एक तरफ ले लेती हूँ I by A एंड दिस विल बी सिंपली नथिंग बट वॉट? NVDE लाइक दिस, राइट. तो I upon A इज सिंपली नथिंग बट वॉट? इट इज़ J. तो J को, करंट डेंसिटी को वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इट लाइक दिस NVDE, एंड इफ यू वॉन्ट तो वी कैन ऑल्सो add a vector sign over here, right? So that is how you represent current density. So क्लास की स्टार्टिंग जब हमने करी थी ना तो वी स्टार्टेड विद ओम्स लॉ, देन वी टॉक्ड अबाउट रेजिस्टेंस. हमने क्या क्या किया? सबसे पहले तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा, देन वी टॉक्ड अबाउट रेजिस्टेंस, देन वी टॉक्ड अबाउट कंडक्टेंस, देन वी टॉक्ड अबाउट रेजिस्टिविटी, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कंडक्टिविटी, एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट करंट डेंसिटी. तो वी नो ऑल दीज क्वांटिटीज़. ये क्वांटिटीज़ क्या हैं, इनका बैकग्राउंड हमें पता है. नाउ नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज सिंपली डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ विद द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. जो भी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा है, जो भी फॉर्मूले हमने वहाँ पढ़े हैं, उनको यूटिलाइज करते हुए वी विल डिराइव ओम्स लॉ. चलो लेट्स डू इट. सो वी हैव अ कंडक्टर हियर जो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, जिसके अक्रॉस हमने कुछ पोटेंशियल V अप्लाई किया हुआ है, एंड उस कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है. इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो करेंगे कि दे विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल लाइक दिस, राइट. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बेसिकली
व्हाट वी हैव इज़ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली व्हाट, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो वी हैड E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर वाला रिलेशन की डिस्टेंस के साथ जो है वो पोटेंशियल कितना वेरी करता है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो L है और जो पोटेंशियल है वो V है. एंड ऑल्सो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं. अगर मैं आपको ऑल्सो याद दिलाऊं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने किया था एंड दैट वाज सिंपली नथिंग बट व्हाट वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम. ठीक है, ये रिलेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था. ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे ई की जगह ये वैल्यू डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू इट विल बिकम सिंपली ई वी टाउ अपॉन ml लाइक दिस. कुछ ये सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंस हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है NaVDE, है ना, ये होता है. तो अगर मैं यहाँ पे Vd का वैल्यू निकालूँ तो Vd का वैल्यू विल बी हाउ मच, I अपॉन NaE लाइक दिस. ठीक है, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2. अगर आप देखो दोनों इक्वेशंस में तो दोनों का जो LHS है दैट इज सेम, दैट मीन्स इनका RHS भी फिर बराबर होना चाहिए. तो आई विल सिंपली राइट कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई विल सिंपली राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो दिस विल बी वॉट EV टाउ अपॉन ML इक्वल टू वॉट I अपॉन NaE. तो दोनों के RHS जो हैं वो मैंने कुछ इस तरह से बराबर कर दिए हैं. तो आई विल गेट वॉट, V को एक तरफ लिखो, I को भी एक तरफ लिखो एंड इस तरफ आ जाएगा M, देन उसके बाद ये L अपॉन NaE स्क्वायर टाउ. ये सिचुएशन जो है वो कुछ आ जाएगी. यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स को ना अलग से लिखना चाह रही हूँ. तो V अपॉन I वी हैव M अपॉन NE स्क्वायर टाउ लाइक दिस और यहाँ पे मैं लिख लूँगी अलग से L बाय A. ठीक है, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो ओम्स लॉ वाज सिंपली V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच वाज इक्वल टू R. तो फॉर ए स्पेसिफिक कंडक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो उसका लेंथ और उसका एरिया जो है वो फिक्स है. Mass of the electron, number density of the electrons, E is what, the charge on electron and tau is the relaxation time. तो for a specific conductor ये सारी चीज़ें constant है. तो I can just simply say कि जो V अपॉन I है वो इक्वल हो गया है कांस्टेंट के. और अगर मैं इन सारी टर्म्स का यूनिट चेक करती हूँ ना तो इट कम्स आउट टू बी ओम ओनली. तो दैट इज सिंपली V अपॉन I जो है वो हमारा इक्वल हो गया है कांस्टेंट के R के एंड दैट इज सिंपली नथिंग बट व्हाट, ओम्स लॉ. ऑल्सो मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे ये करना चाहती हूँ कि मैंने आपको ये बताया था कि R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, राइट. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो V अपॉन I तो देखो अपना R के बराबर हो गया एंड वी हैव M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A. तो इट कंपेयरिंग इट विद दैट रिलेशन जहाँ पे हमने किया था R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो वी कैन सी एक्चुअली कि ये जो M अपॉन NE स्क्वायर टाउ आया है ना, एंड अगर आप इसके यूनिट भी चेक करते हो तो यू गेट द यूनिट्स लाइक ओम मीटर जो कि कुछ नहीं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ही यूनिट हैं. तो M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी एंड दैट इज इक्वल टू रो. दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू वॉट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे अभी हमें क्या मिला है, हमें एक नया रिलेशन मिला है रो को लेकर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को लेकर कि रो जो है वो इक्वल होता है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ के. एंड ये रिलेशन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे टू नो कि टेम्परेचर के साथ किस तरह से हमें कंडक्टिविटी में, रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टेंस में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, राइट. चलो, तो फिलहाल के लिए इतना ही है यहाँ पे रिलेशन में. एक और रिलेशन मैं दिखाना चाहती हूँ आपको एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, देन वी हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इनके बीच में एक रिलेशन मैं इस्टेब्लिश करवाना चाहती हूँ एंड शुरुआत कुछ ऐसे करेंगे कि हमें पता है क्या कि I इज इक्वल टू है NaVDE के बराबर. I इज इक्वल टू NaVDE. ऑल्सो अगर मैं देखूँ तो VD जो है वो हो जाता है EE टाउ अपॉन M के बराबर, है ना, कुछ इस तरह से. तो अगर मैं वैल्यू को पुट करती हूँ तो दिस विल बिकम I इज इक्वल टू NA और VD की वैल्यू ज़रा मैं यहाँ पे डाल देती हूँ EE टाउ अपॉन M एंड दैट इज सिंपली नथिंग बट E.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय व्हाट, m। तो कुछ इस तरह से ये सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो m n ई स्क्वायर टाउ ये मुझे थोड़े से देखे देखे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बस बताया कि m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एक कॉन्स्टेंट के बराबर होता है विच इज़ इक्वल टू रो। तो यहाँ पे अगर मैं करंट जो है मेरा एक तरफ ले रखा है मैंने, एरिया को भी मैं इस तरफ ले लेती हूँ, तो दिस विल बी सिंपली एन ई स्क्वायर टाउ मैंने एक साथ लिख लिया, m मैंने लिख लिया, और ये जो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से लिख लिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं I बाई ए की बात करती हूँ, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, करंट डेंसिटी J, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ रो होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 बाय रो, एंड दिस इज सिंपली नथिंग बट व्हाट, E। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक E इज इक्वल टू रो इंटू J। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में भी इस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ कि अगर मैं रो की बात करूँ तो 1 बाय रो जो है वो किसके बराबर होता है, कंडक्टिविटी सिग्मा के बराबर। तो वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर E लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है वो कुछ हमें देखने को मिल सकती है, राइट। चलिए अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि जैसे मैंने ये रिलेशन कराया रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इस रिलेशन को यूज़ करके हम लोग किस तरह से डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी की। चलो लेट्स डू इट। देखिए तो हमने क्या किया था, इट वाज रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो देखने से लग रहा है कि जो रो है हमारा वो डिपेंड करेगा किस किस के ऊपर, इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर डेंसिटी एंड इट विल डिपेंड अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि मास और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन तो सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, इफ़ वी टॉक अबाउट कंडक्टर्स के केस में, तो कंडक्टर्स के केस में क्या होता होगा कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, इफ़ यू इंक्रीज़ द टेम्परेचर, तो व्हाट विल हैपन, होगा ये कि अंदर रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको एक कंडक्टर बनाकर दिखाऊं तो बेसिकली क्या सिचुएशन रहती है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं एंड वो आपस में उनका कॉलिजन भी होता रहता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो व्हाट विल हैपन, तो इनका जो कॉलिजन करने का जो नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा। क्या मतलब, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन है टेम्परेचर बढ़ाने से बेसिकली क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन है इलेक्ट्रॉन्स का विद द पॉजिटिव आयंस या विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स, वो तो क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन विल इंक्रीज, ठीक है। ऑल्सो उससे क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होगा, अगर कॉलिजन जितने ज़्यादा होने लगेंगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम है क्या उसका वैल्यू आपको कम दिखने लगेगा, रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। एंड इफ रिलैक्सेशन टाइम यहाँ डिक्रीज हो रहा है, इफ द रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीजिंग हियर, तो रेजिस्टिविटी के साथ क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी तो फिर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर्स का, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड हेंस रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इवेंचुअली इंक्रीज। तो अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स के केस में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। एज वी नो कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर रहती है कोवलेंट बॉन्डिंग, और वहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो होल्स भी होते हैं। तो व्हाट हैपन्स इज कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, तो वहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, वो जो बॉन्ड्स होते हैं दे स्टार्ट ब्रेकिंग, ठीक है, वो ब्रेक करने लगते हैं। और अगर वो ब्रेक करेंगे तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो नंबर ऑफ होल्स हैं उनका नंबर डेंसिटी तो इंक्रीज करने लगेगा। हाँ, ये बात अलग है कि रिलैक्सेशन टाइम भी डिक्रीज करेगा, बट एन के अंदर इतना इंक्रीमेंट आता है कि वो रिलैक्सेशन टाइम में आने वाले डिक्रीमेंट को कंपनसेट कर देता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एन के बढ़ने से रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू है वो हमें कंपैरेटिवली डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो ये है कि इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर फॉर अ सेमीकंडक्टर, तो
क्या होगा, नंबर डेंसिटी विल इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज ऑफ कोर्स, लेकिन द नंबर डेंसिटी का जो इंक्रीमेंट है इट विल कंपनसेट द डिक्रीमेंट इन रिलैक्सेशन टाइम. तो दैट इज हाउ रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज एंड हेंस हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, राइट. अच्छा, यहाँ पे फिर उसके बाद अगर हम इंसुलेटर्स के बारे में बात करते हैं, इंसुलेटर्स के केस में भी एकदम यही बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो जो रेजिस्टिविटी में जो इंक्रीमेंट है वो एक्सपोनेंशियली राइज करने लगेगा, ठीक है. तो अगर हम लोग इंसुलेटर्स को ठंडा करते हैं तो रेजिस्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाती है. तो दैट इज़ हाउ वी डिस्कस्ड कि किस तरह से रेजिस्टिविटी में चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को वेरी करने से कैसा रेजिस्टिविटी बदलता है. तो दैट वी हैव सीन हियर. ऑल्सो एक और क्वांटिटी है जो हमें हेल्प करती है बताने में कि हमारा किस तरह से रेजिस्टेंस वेरी करेगा विद द टेम्परेचर. तो चलिए वो भी देख लेते हैं ज़रा. तो अगर हम यहाँ देखें व्हाट इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इट इज़ बेसिकली दैट क्वांटिटी जो कि हमें ये बताती है कि टेम्परेचर को वेरी करने पे हमारा रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होता है. तो इफ़ यू सी हियर जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर इसका डेफिनेशन, तो इट इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज हुआ है पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. तो सिंपली अगर आपके पास कोई भी एक इनिशियल रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर पे, एंड इफ़ यू इंक्रीज्ड द टेम्परेचर बाय टी, तो उस टाइम पे कितना रेजिस्टेंस होगा, तो वो डिफरेंस हम निकालेंगे दोनों रेजिस्टेंस के बीच में एंड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड देन द राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. तो इस तरह से कुछ मिलता है हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से. एंड अगर आप देखो, अगर हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो भी है और अगर कुछ भी टेम्परेचर चेंज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अगर हमारा ये आर टी जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो आर टी माइनस आर नॉट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी. लेकिन अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं एंड आर नॉट के बाद टेम्परेचर बढ़ाने से आर टी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है तो आर टी माइनस आर नॉट विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, है ना. तो उसी तरह से उसी बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि मेटल्स के केस में या फिर सेमीकंडक्टर्स के केस में किस तरह से हम लोग अल्फा को लेते हैं. तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट मेटल्स, तो हमने देखा है अभी लास्ट सेशन में कि किस तरह से रो इज इक्वल टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ के अकॉर्डिंग हमने रेजिस्टिविटी का चेंज बताया था एंड इन द सिमिलर वे रेजिस्टेंस भी हमारा टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ रहा था. तो मेटल्स या कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए जो अल्फा होता है, अल्फा का वैल्यू इज नथिंग बट अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो अल्फा पॉजिटिव हो जाता है ना. अल्फा पॉजिटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि आर टी जो है दैट विल बी ग्रेटर देन व्हाट, आर नॉट, ठीक है. तो दैट मीन्स यहाँ पे मेटल्स के केस में जो मेरा रेजिस्टेंस है दैट इंक्रीजेज कब, जब मेरा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में जो अल्फा है वो नेगेटिव होता है. एंड अल्फा नेगेटिव होने का क्या मतलब होगा, जो भी मेरा ये आर टी है दैट इज लेस देन आर नॉट. मतलब क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस में क्या आ रही होगी, कमी आ रही होगी. रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीजिंग विद द राइज इन टेम्परेचर. और अगर रेजिस्टेंस हो रहा है डिक्रीज तो हम ये कह सकते हैं हमारा रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा विद द राइज इन टेम्परेचर फॉर अ सेमीकंडक्टर. सिमिलरली अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करती हूँ तो इंसुलेटर्स के केस में भी क्या होता है, इंसुलेटर्स के केस में भी अल्फा का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आता है एंड दैट इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर. तो इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो वहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस में कमी देखने को मिलती है, राइट. अच्छा, उसके अलावा एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी है वो ये है कि जो भी हमारी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स होती हैं, जैसे कि हीटर हो गए, कुकिंग हीटर्स हो गए या फिर जो रूम हीटर्स हो गए, वहाँ पे वो जो रेजिस्टेंस कॉइल्स होती हैं दे आर बेसिकली मेड ऑफ अलॉयज़ लाइक मैंगनीज और कॉन्स्टेंटिन. क्यों, क्योंकि जो अलॉयज़ होते हैं ना हमारे, उनका जो वैल्यू है रेजिस्टिविटी का वो काफ़ी हाई होता है. रेजिस्टिविटी का वैल्यू काफ़ी हाई होता है
और उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्मॉल होता है। अगर अल्फ़ा हमारा काफ़ी स्मॉल है दैट मीन्स टेम्परेचर के साथ अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस में एज सच खास चेंज नहीं आता है एंड दैट मेक्स देम सुइटेबल फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स हम लोग इन्हीं मटेरियल्स की यूज़ करते हैं जिन मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई हो और जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी स्मॉल हो। ठीक है, एंड वो जो अलॉयज़ होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीज। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपको देना था। तो आज की क्लास में हमने जो कुछ भी किया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ गो थ्रू इट। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी मसला हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।